हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज में आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकालते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 को भी आसान बनाते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान आज किसके बारे में? ज्ञान आज है कैश क्रेडिट के बारे में। कैश क्रेडिट मेरे साथ साथ लिख देना अगर नहीं लिखा हो तो। कैश क्रेडिट एनपीए कब माना जाएगा? किस बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम? कैश क्रेडिट एनपीए कब माना जाएगा? तो जो कैश क्रेडिट है वो एनपीए तब माना जाएगा जब वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, दो बातें समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात, कैश क्रेडिट एनपीए कब माना जाएगा? कैश क्रेडिट एनपीए तब माना जाएगा जब कैश क्रेडिट क्या होगा? आउट ऑफ ऑर्डर होगा। तो अ कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर। अब क्या बता रहे हैं कि जो कैश क्रेडिट है वो आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाएगा? ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया कि कैश क्रेडिट एनपीए तब माना जाएगा जब वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा, लेकिन हमें ये भी तो पता करना है कि कैश क्रेडिट आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैश क्रेडिट आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाएगा। ये तब माना जाएगा इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट। क्या बोल रहे हैं? कैश क्रेडिट आउट ऑफ ऑर्डर तब माना जाएगा जब उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा ना, उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो एक्सेस होगा किसके? सैंक्शन लिमिट के। यानी यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो ज़्यादा होगा और सैंक्शन लिमिट कम होगी, और ये चीज़ चली आ रही है, कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा कंटिन्यूअसली हो रहा है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज़्यादा है और सैंक्शन लिमिट कम है, तो यहाँ पर अपन क्या मान लेंगे कि कैश क्रेडिट क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर। और जब कैश क्रेडिट आउट ऑफ ऑर्डर होता है तब वो क्या मान लिया जाता है? एनपीए। समझ में आया पहली बात? कैश क्रेडिट एनपीए कब माना जाएगा? जब वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा। और आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाएगा? जब उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो और ऐसा कंटिन्यूअसली चला आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ तक कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन केसेस वेयर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट। क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है आपका वो सैंक्शन लिमिट से कम है। ठीक है, अगर ज़्यादा होता और कंटिन्यूअसली ऐसा चला आ रहा होता तो वो कैश क्रेडिट क्या मान लिया जाता? आउट ऑफ ऑर्डर, और वो एनपीए में चला जाता। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं जो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट से कम है, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि वो आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया? फिर भी ऐसा क्या हुआ कि वो आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया गया? तो अभी तो क्या है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से कम है, लेकिन बट देयर आर नो क्रेडिट्स कंटिन्यूअसली फॉर 90 days एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट पर, बैलेंस शीट डेट से पहले जो तुम्हारे 90 days हो गए, जैसे अपनी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च, यहाँ पे कर लेते हैं। तो अपना 1 जैन से मार्च 1 जैन से 31 मार्च के बीच में अगर वहाँ पर कोई भी क्रेडिट नहीं हुआ है, अगर वहाँ पर कोई भी अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है तो भी हम उसको मान लेंगे क्या? तो हम उसको मान लेंगे कि कैश क्रेडिट क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर। और अगर कैश क्रेडिट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो कैश क्रेडिट क्या मान लिया जाएगा? एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझा? तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट भी खत्म। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं?
और credits are not enough to cover the interest debited during the same period. Account should also be treated as out of order. अब थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? सेकेंड पॉइंट में बोल रहे थे क्रेडिट है ही नहीं, नो क्रेडिट है ही नहीं, और थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं क्रेडिट है तो सही लेकिन वो इतने नहीं है कि जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ है उसको कवर कर पाए, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड पॉइंट से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, सेकंड और थर्ड पॉइंट से हमारा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में फर्स्ट पॉइंट से भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने आपको तीनों पॉइंट्स कवर करा दिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, दोबारा से मेरी एक और बात सुननी है, मैं ये तीनों पॉइंट्स अभी आपको समराइज फॉर्म में बताने वाली हूँ, ठीक है। बिल्कुल लोड नहीं लेना, ओके, आराम से बातें मेरी सुनो। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि कैश क्रेडिट को एनपीए कब मानेंगे। कैश क्रेडिट को एनपीए तब मानेंगे जब कैश क्रेडिट आपका क्या होगा, आउट ऑफ ऑर्डर। तो अब हमारी बात आती है कि कैश क्रेडिट आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाएगा। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, कैश क्रेडिट आउट ऑफ ऑर्डर तब माना जाएगा जब उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो। मेरे साथ बोलो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो और ये चीज़ कंटिन्यूसली चली आ रही है, मतलब आपका जो कैश क्रेडिट है वो आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया गया। तो फिर अगर यही मान लिया गया तो वो एनपीए भी हो जाएगा। क्लियर, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से तो कम है, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूसली 90 डेज यानी कि इस पीरियड में 1 जन से लेकर 31 मार्च तक, इस पीरियड में उन्होंने कोई भी क्रेडिट नहीं जमा करवाया, नो क्रेडिट्स, ठीक है, कोई भी क्रेडिट नहीं है। तो यहाँ भी अपन क्या मान लेंगे कि कैश क्रेडिट क्या हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर। और अगर कैश क्रेडिट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो अगेन कैश क्रेडिट क्या हो जाएगा, एनपीए। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला, अगेन वही वाली बात चली आएगी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से तो कम है, ठीक है, और उन्होंने क्रेडिट भी जमा करवाया है, लेकिन जो वो क्रेडिट है वो उतना नहीं है कि जो इंटरेस्ट डेबिट है उसको कवर कर पाए, ठीक है। तो अगर ये नोट्स आपके में नहीं लिखे हैं तो आप भी इसको लिख लीजिएगा। अभी 1 सेकेंड में आपको इस तरीके से कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समराइज फॉर्म में तीनों को लिख दीजिएगा कि पहले पॉइंट में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से कम है, कंटिन्यूसली चला आ रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से तो कम है लेकिन वहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं है। तीसरा पॉइंट बोलता है क्रेडिट तो है लेकिन वो इतना नहीं है कि वो जो इंटरेस्ट डेबिट है उसको कवर कर पाए। 3 से 4 बार मैंने ये चीज़ बोल दी है ताकि आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़े, अभी के अभी आपके दिमाग में इतने अच्छे से फिट हो जाए कि दोबारा आप कभी भूले ही नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ज्ञान की बातें जो बार बार बोल दी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी से हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान पूरा समझ में आया अच्छे से? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये ज्ञान की बातें आपको क्वेश्चन में हेल्प करती हैं एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने में या नहीं, ठीक है, मुझे बताना। तो मैं ये सीरीज़ आपको आगे भी क्वेश्चन के साथ साथ इसी तरीके से नोट से उठा के पॉइंट्स आपको रीड आउट करवाती रहूँगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, यह है क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2 केस दे रखे हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। सबसे पहले दे रखी है सैंक्शन लिमिट दोनों केस की, ड्राइंग पावर दोनों केस की, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कंटिन्यूअसली, वही अपनी जो बैलेंस शीट डेट से पहले 90 डेज होते हैं ना, बैलेंस शीट डेट है हमारी 31 मार्च, तो वही वाला पीरियड आ गया आपका 1 जन से 31 मार्च। तो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो भी हमें गिवन है बोथ केसेस का, टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड कितनी गई और टोटल क्रेडिट कितना हुआ है वो भी दे रखा है, ठीक है। अब आ जाओ अपनी कॉपी और पेन पर। तो ये अपन ने कॉपी निकाल लिया। अब हमने कुछ नहीं किया। आप सोच रहे होगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी सॉल्व कैसे हो गया। ये सॉल्व नहीं है, जो ये क्वेश्चन था ना हमने बस वही कॉपी पेस्ट कर रखा है। देख लो, केस नंबर 1, केस नंबर 2, सैंक्शन लिमिट, ड्राइंग पावर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड, टोटल क्रेडिट, वही है।
पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ हमें कॉपी और पेस्ट करना है। तो आप पूछ सकते हैं क्या मिस इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में भी करना है? बिल्कुल, आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन को पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, इसी तरीके से। इतना समझ में आया? अब हमें क्या देखना है, पहला देखो, तो हमें ये जानना है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि ये एनपीए है या नहीं है, ठीक है, कौन एनपीए है और कौन नहीं है, या दोनों एनपीए नहीं है या दोनों एनपीए है, हमें बताना है एग्जैक्टली एनपीए है या नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको तीनों बताए पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था कि वो सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो देखो सैंक्शन लिमिट अपनी और ड्राइंग बार 60 और 56, लेकिन हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग क्या है 48, कम है। सैंक्शन लिमिट कितना है 45 लाख, ड्राइंग पावर कितना है 42 लाख, लेकिन जो हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 30 लाख। यानी कि पहला पॉइंट तो यहाँ पर आता ही नहीं है। पहला पॉइंट ये बोलता था कि जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो सैंक्शन लिमिट से कम है। तो पहले पॉइंट के अंदर इनको आउट ऑफ ऑर्डर नहीं माना जाएगा, यानी इनको एनपीए ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें दूसरा पॉइंट भी चेक करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोलता था अमाउंट आउटस्टैंडिंग सैंक्शन लिमिट से तो कम है, लेकिन वहाँ पर कोई भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो ये दूसरे पॉइंट में फंस जाएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में कैसे फंस गया, इसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग तो सैंक्शन लिमिट से कम है, लेकिन इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, इसको अपन मान लेंगे एनपीए, इसको अपन मान लेंगे एनपीए, ठीक है। तीसरा वाला, तो ये देखो ये क्या पहले पॉइंट में फंसा है, पहले पॉइंट में तो बिल्कुल ही नहीं फंसा, क्योंकि अमाउंट आउटस्टैंडिंग कम है सैंक्शन लिमिट से। दूसरा पॉइंट बोलता है अमाउंट आउटस्टैंडिंग कम तो है सैंक्शन लिमिट से, लेकिन कोई भी क्रेडिट नहीं है, तो ये दूसरे पॉइंट पे भी नहीं फंसेगा क्योंकि क्रेडिट तो है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि जो क्रेडिट है वो इतना होना चाहिए कि जो डेबिट है उसको कवर कर ले। तो अब देखते हैं कवर कर पा रहा है नहीं। तो देखो जो टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड है वो कितना है 2,40,000, और जो क्रेडिट है वो क्या है 3,20,000। तो मुझे ये बताओ, ये तो बच्चे से ही पूछ लो कि 3,20,000 जिसको कवर कर लेगा या नहीं करेगा। तो पूछ लिया आप लोगों ने बच्चे से। मैं भी अभी एक बच्चे से पूछने गई थी कि क्या ये 3,20,000 जो टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड है 2,40,000 को कवर कर पाएगा या नहीं। तो उन्होंने भी बोला है कि ये 320 240 को कवर कर लेगा। तो ये क्या बताओ, ये तीसरे पॉइंट में भी आया नहीं, पहले पॉइंट में तो आया ही नहीं था, क्योंकि इसका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर से क्या था, कम था। दूसरा पॉइंट ये था कि कोई भी क्रेडिट नहीं है, तो दूसरे पॉइंट में भी ये कवर नहीं हुआ क्योंकि क्रेडिट तो है। तीसरा पॉइंट था क्रेडिट तो है, लेकिन क्या वो टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड को कवर कर लेगा, तो बिल्कुल कर लेगा। तो ये तीसरे पॉइंट को भी कवर नहीं करता, यानी कि एक भी पॉइंट में नहीं आया, 1 2 3 तीनों के तीनों पॉइंट में नहीं आया, यानी कि ये आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है। और अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है तो ये एनपीए भी नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो नॉट एनपीए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ने हमसे ये तो बोला था कि एनपीए और नॉट एनपीए ये तो बताओ, लेकिन साथ के साथ उन्होंने रीज़न भी पूछा था। तो चाहो तो आप तीनों पॉइंट्स लिख के आ सकते हो, चाहो तो जैसे स्टडी मटेरियल में शॉर्ट में लिखा है आप वैसे भी कर सकते हो। मैं आपको यही बोलूँगी कि शॉर्ट में करे आना, बिकॉज एक तो ये इंस्टीट्यूट ने किया है सबसे बढ़िया बात, ऊपर से हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके आए, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो है नहीं जो इतना सारा लिख के आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन था तो इसमें सिंपल हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे पूरा क्वेश्चन को, उसके बाद बता देंगे एनपीए है या नहीं है, अगर है तो एनपीए और नहीं है तो नॉन एनपीए, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट में इसका रीजन भी लिख देंगे। तो मेरे साथ साथ लिखो, इज क्रेडिट इन द अकाउंट, मेरे साथ साथ लिखना, आपको भी ये लाइन याद रहेगी। इज क्रेडिट इन द अकाउंट इज sufficient to cover the interest debited during the period.
क्या जो क्रेडिट है वो इंटरेस्ट डेबिटेड के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो पहला तो सिंपल कि पहले वाले में तो क्रेडिट था ही नहीं, तो डेबिट के क्या ही सफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर नो। और दूसरे वाले में क्रेडिट था भी और वो सफिशिएंट भी था, तो यहाँ पर यस वो सफिशिएंट है। जो क्रेडिट है वो इंटरेस्ट डेबिटेड के लिए सफिशिएंट है। तो अगर सफिशिएंट नहीं है यानी कि वो एनपीए है, क्योंकि वो हो गया आउट ऑफ ऑर्डर। और अगर वो सफिशिएंट है तो ना ही वो आउट ऑफ ऑर्डर है और ना ही वो एनपीए। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और साथ के साथ इसकी प्रेजेंटेशन भी आई होगी। जिसको प्रेजेंटेशन नहीं आई कोई वाली दिक्कत बात नहीं है, यहाँ तक तो आपको पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद उन्होंने बोला था एनपीए है या नहीं है, तो वो भी आपको बताना है। और थर्ड चीज़ जो उन्होंने बोला था एनपीए और नॉन एनपीए से रिलेटेड, उसको ये भी बताना है रीज़न साथ के साथ। तो रीज़न हमने ये लिख दिया कि क्रेडिट डेबिट के कवर नहीं कर पाएगा, जितना क्रेडिट है वो डेबिट जो अमाउंट है इंटरेस्ट का उसको कवर नहीं कर पाएगा, और अगर वो कवर ही नहीं कर पाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एनपीए। तो आपको भी यही 3 चीज़ें लिख के आनी है। सबसे पहले बोलो मेरे साथ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन का, उसके बाद लिख के आना एनपीए नहीं एनपीए रीज़न के साथ, ठीक है। अब मुझे लग रहा है अच्छे से आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया और प्रेजेंटेशन भी। तो इफ़ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व, एंड या डू सब्सक्राइब बिकॉज सब्सक्राइब तो बनता है। अच्छा, सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में ही बेल आइकन होती है, वो भी प्रेस कर दिया करो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।